हेलो दोस्तों, सिंक्रोन क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे, हम भी ठीक हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 12 का जीव विज्ञान लेकर आए हैं। और कक्षा 12 के जीव विज्ञान के अंतर्गत, बायोलॉजी के अंतर्गत हमारा टॉपिक है मानव जनन। कौन सा टॉपिक है हमारा? मानव जनन। ठीक, इसे हम कहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक, मानव जन्म की बात करते हैं। तो इसके पहले हमने पढ़ चुके हैं जन्म के बारे में, दो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हमारा पीछे का। जैसे एक है जीवों में जनन और दूसरा जो है जिसे हमने पढ़ाया था पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें हमें जन्म के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमने जन्म के बारे में पीछे बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी कि मानव जनन। तो मानव जो होता है, मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला क्या सजीव प्रजनन या जरायुज प्राणी है। कैसी प्राणी है? जरायुज प्राणी है। जरायुज यानी कि विविपोरस। ठीक, तो जरायुज जिसे कहते हैं वे जीव जो शिशु को जन्म देते हैं। वे जीव जो क्या करते हैं, शिशु को जन्म देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सजीव प्रजनन कहते हैं। दूसरा इसी की तरह होता है अंड प्रजनन, अंडयुज। ठीक, जिसे हम कहते हैं ओविपाइरस। ओविपाइरस मतलब वे जीव जो अंडे देते हैं और अंडे से बाहर निषेचित होकर कुछ समय बाद उसमें से बच्चे निकलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अंड प्रजनन यानी कि ओविपाइरस कहते हैं। लेकिन वे इसमें क्या होता है, जो वेविपोरस होता है, वेविपोरस यानी सजीव प्रजनन यानी कि जरायुज जो होता है, इनमें निषेचन क्रिया क्या होता है कि आंतरिक होता है। इनमें निषेचन क्रिया कैसी होती है? आंतरिक होता है, यानी आंतरिक निषेचन होता है। और आंतरिक निषेचन के दौरान गर्भ में ही शिशु धीरे धीरे विकसित होकर क्या कहते हैं, कुछ समय बाद एक शिशु गृह में उत्पन्न करते हैं। तो इसे ऐसे जीव हम क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं, यानी कि वेविपोरस कहते हैं। तो वेविपोरस की अगर हम बात कर रहे हैं, जरायुज की बात कर रहे हैं, तो मानव में जनन घटना के अंतर्गत युग्मकों का क्या होता है कि रचना होती है। मानव में जनन क्रिया के अंतर्गत क्या होता है, युग्मकों की रचना होता है। इसे हम क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन। युग्मक जनन तो देखिए क्या होता है, नर द्वारा क्या होता है, नर जनन के द्वारा कौन सा युग्मक का निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और मादा के द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। क्या बनते हैं, शुक्राणु और अंडाणु का बनना क्या होता है, युग्मक जनन कहता है। यानी कि नर द्वारा शुक्राणुओं का बनना और मादा द्वारा अंडाणुओं का बनना। अंडाणु का बनना क्या कहलाता है, युग्मक जनन, यानी गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, गैमेटोजेनेसिस। ठीक, फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज प्रोवाइड मतलब फॉर्मेशन इन द स्पर्म एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फॉर्मेशन इन ओवम। ठीक, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण क्या कहलाता है, युग्मक जनन ही कहलाता है। ठीक, अब क्या होता है कि अब शुक्राणुओं का क्या होता है कि शुक्राणु क्या होता है कि अंडाणु की ओर क्या होता है, हस्तांतरित होता है। शुक्राणु जो होता है कि अंडाणु की ओर क्या होता है, हस्तांतरित होता है। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, वीर्यसेचन कहते हैं। वीर्यसेचन क्या होता है, यानी कि हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करें। ठीक, थोड़ा सा हम यहाँ पे डायग्राम से देखते हैं कि जैसे यहाँ पे हम नर, यहाँ पे हम मादा ले लिए, तो मादा से जो युग्मक बना, नर युग्मक का क्या कहते हैं, हम शुक्राणु कहते हैं। और मादा युग्मक को क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। ठीक, अब क्या होता है कि इनमें निषेचन के लिए क्या होता है कि जो नर युग्मक होता है इसका स्थानांतरण होता है। क्या होता है, स्थानांतरण होता है कहाँ पे, अंडाणु के। ठीक, इसमें हमने पीछे बता दिया है कि
युग्मक का स्थानांतरण बताया था हमने कि किस प्रकार होता है, कि अलग अलग जीवों में होता है, परागण द्वारा होता है और भी विधि द्वारा होता है। लेकिन जो मानव में यह क्रिया क्या होता है, जो इसका जो स्थानांतरण होता है ये होता है मैथुन क्रिया द्वारा होता है, सहवास द्वारा। मानव में क्रिया किसके द्वारा होता है, वीर्य कार्य स्थानांतरण सहवास द्वारा होता है। और ये सहवास द्वारा पहुंचकर यहाँ पे इन दोनों के बीच में निषेचन क्रिया होता है। क्या होता है, निषेचन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन। फिर सेचन के बाद क्या होता है, निषेचन क्रिया होती है। निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद एक युग्मक बनता है, युग्मनज बनता है, यानी कि यहाँ पर जायगोट का निर्माण होता है। क्या बनता है, युग्मनज बनता है, ठीक, यानी कि जायगोट बनता है। क्या बनता है, अब जायगोट जो होता है, यह क्रिया जो होती है, यह फर्टिलाइजेशन क्रिया जो होता है फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब कहाँ पे होती है, फैलोपियन ट्यूब होता है, ठीक है। उस नलिका के अंदर निषेचन क्रिया होती है। मादा के फैलोपियन ट्यूब की क्रिया जो होती है, फैलोपियन ट्यूब होता है, इसमें निषेचन क्रिया होती है। अब वहाँ पे जायगोट बनता है, और जायगोट जो होता है धीरे से फिसलता हुआ कहा जाता है, गर्भ में आ जाता है। गर्भ के में आएगा तो ये क्या बनाता है, ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। यानी अब देखिए, तो इसमें देखिए जो शुक्राणु और अंडाणु होते हैं, इसमें जो होता है कि ये क्या होते हैं, गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, इसमें भी 46 होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या होती है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक, क्योंकि नर और मादा में गुणसूत्र की संख्या होती है जैसे 44 प्लस एक्स और वाई होता है। ये किसमें होता है, नर में होता है। और मादा में क्या होता है, गुणसूत्र की संख्या 44 प्लस एक्स होता है। 44 प्लस एक्स होता है, ठीक। तो देखिए जो मादा में होता है 44 प्लस एक्स होता है, 44 प्लस एक्स होता है, ठीक। तो गुणसूत्र जैसे कि बताते हैं, जो मानव गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़े होते हैं, या हम कह सकते हैं कि 46 होते हैं। तो जो 22 जोड़े होते हैं, या नर और मादा में दोनों जो गुणसूत्र होते हैं समान होते हैं, इसमें किसी प्रकार की विभिन्नताएं नहीं होती है। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है, इसमें क्या आती है, विभिन्नताएं होती हैं। ये सम युग्मी होता है, विषम युग्मी होता है, ठीक, क्योंकि इसमें दोनों अलग अलग होते हैं, एक्स और वाई होता है, इसमें एक्स एक गुणसूत्र होता है। तो यहाँ पे जब गुणसूत्रों में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। यानी कि जब अगले जाएगा, निषेचन के लिए जाएगा, तो 22 प्लस या तो एक्स जाएगा या तो वाई जाएगा। तो वाई जाएगा, अगर 22 प्लस वाई जाएगा, और यहाँ से 22 प्लस एक्स जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे निषेचित क्रिया होगा तो 22 प्लस एक्स बराबर 44 प्लस एक्स वाई हो जाएगा। तो जो ये क्रिया होगी तो ये पहुंचेगा, यानी कि जो आने वाली संतान क्या होगी, पुत्र होगा, क्योंकि एक्स वाई गुणसूत्र जिसमें होगा वो आने वाली संतान क्या होती है, पुत्र होता है। अगर यहाँ से एक्स आता है नर से, और इसमें एक्स होता है, तो आने वाली संतान क्या होगी, स्त्री होगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्या होता है, यहाँ पे गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। जब आधी होगी 23 यहाँ पे होगा, और 23 यहाँ पे, तब 46 होगा। यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि 40 यहाँ से 46 यहाँ जाए, समसूत्री विभाजन हो जाए। और समसूत्री विभाजन जब होगा तो 46 गुना कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। क्या ऐसा हो संभव है कि एक मानव में गुणसूत्रों की संख्या 52 हो जाए? अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जब आपको हम आगे पढ़ाएंगे तो इसमें आप देखेंगे कि जब गुणसूत्रों की संख्या 46 बजाय 47 हो जाए, या 46 या 45 रह जाती है, तो बहुत से ऐसे रोग होने लगते हैं, बहुत से ऐसे जेनेटिक्स डिजीज होते हैं जिसको ठीक करना नामुमकिन हो जाता है। तो थोड़े से डिफरेंस का लेते समस्या होती है। जब 52 हो जाएंगे, सॉरी, जब 52 गुणसूत्रों की संख्या, तब क्या होगा, तो ऐसा हम पॉसिबल नहीं। इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है, और सूत्री विभाजन के दौरान दोनों की गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। आधी होने के कारण जब यहाँ पे दोनों मिलते हैं, तो यहाँ पे तब क्या होता है, जायगोट बनता है, यानी कि 46 गुणसूत्र बनता है।
तो यहाँ पे जब जायगोट बनता है तो जायगोट फॉर्मेशन होता है, यानी कि मरज बनता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि एक कोशिका है, एक कोशिका से 2 कोशिका बनेगी, फिर 2 से 4 बनेगी, 4 से फिर 8 बनेगी। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? पूरक, ठीक है, तत्तुक कहते हैं, यानी कि हम इसे ब्लास्टोसील कहते हैं, गैस्ट्रुला कहते हैं, सॉरी गैस्ट्रुला कहते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पे गुणसूत्र, जब यहाँ पे जायगोट की संख्या और अधिक हो जाएगी तो क्या बनाएगा? ब्लास्टोसील बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट, इसका निर्माण होगा, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है। अब जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, जो यह इसमें रचना परिवर्धन कारण भ्रूणी परिवर्धन होता है इसमें, यानी कि अब यहाँ जो ब्लास्टोसिस्ट, अब धीरे धीरे इसमें विकास होता जाएगा। जब विकास हो जाएगा तो ये कहाँ हो जाएगा? अब ये सीधे गर्भाशय की दीवार में, अब जो ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है कि गर्भाशय की दीवार में जाके चिपक जाता है, गर्भाशय की दीवार में चिपक जाता है। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? अंतररोपण कहते हैं, अंतररोपण। ठीक, क्या कहते हैं इसे? हम अंतररोपण कहते हैं। अब यहाँ पे, अब जो अंतररोपण होगा तो यहाँ पे फिर क्या होगा कि गर्भावधि, गर्भावधि मतलब कुछ समय बाद, गर्भ के कुछ समय बाद, धीरे धीरे अगर हम मानव की बात करें तो केवल 9 माह के बाद यहाँ से किसके द्वारा? प्रसव के द्वारा, प्रसव बिंदु यहाँ हो गया अंतररोपण, सॉरी अंतररोपण, इसके बाद गर्भावधि, ठीक, और अगला जो होता है प्रसव होता है, यानी कि 9 माह बाद एक शिशु का जन्म होता है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? जरायुज कहलाती है। क्या कहलाती है? जरायुज, यानी वाइविपोरस, यानी वे जीव जो एक शिशु को जन्म देते हैं उसे हम वाइविपोरस कहते हैं। ठीक, तो ये हो गई, यह होता है मानव रिप्रोडक्शन की क्रिया। हमने आपको एक शार्ट में बताया है। अब इसके प्रोसेस आगे और भी बताएंगे हम, कैसे होता है ये प्रक्रिया, किस कैसे कैसे ये प्रक्रिया होती है। काफ़ी लंबा टॉपिक है ये और काफ़ी समय भी लगेगा, तो इसलिए हमें थोड़ा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आती रहे। और मैं इतना गारंटी लेता हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छी तरह से आएगी समझ में, क्योंकि यह एग्ज़ाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में, 12th के बोर्ड एग्जाम में ये इससे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। तो ये टॉपिक को आप बहुत ही हिसाब से पढ़िएगा और ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है नर एवं मादा जनन अंग, नर एवं मादा जनन तंत्र, नर एवं मादा जनन तंत्र, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर एवं मादा जनन अंग। तो मानव जो होता है, मनुष्य में देखिए मानव में जो होता है नर जनन अलग होते हैं और मादा जनन क्या होते हैं? अलग होते हैं। इसलिए क्या होता है कि इसलिए इन्हें हम एक लिंगी कहते हैं। मानव को हम क्या कहते हैं? एक लिंगी कहते हैं, यानी इसे हम कह सकते हैं यूनिसेक्सुअल कहते हैं, ठीक। और जो द्विलिंगी होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल कहते हैं। तो मानव क्या होता है, यानी इसमें नर जननांग और मादा जननांग, यानी कि नर जननांग मादा जननांग दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं या अलग अलग प्राणी में पाए जाते हैं। हम इस तरह कह सकते हैं कि मानव में नर जननांग अलग प्राणी में और मादा जननांग अलग प्राणी में पाए जाते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं? एक लिंगी। मनुष्य क्या होता है? एक लिंगी जीव होता है। तो मानव की जननांगों की विभिन्नता के अतिरिक्त क्या होता है? मानव के
कि जननांगों की विभिन्नता के अतिरिक्त क्या होता है कि स्त्री का शारीरिक लक्षणों में भी भिन्नता होती है और मादा के भी शारीरिक लक्षणों में नर के भी शारीरिक लक्षणों में क्या होता है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। लैंगिक द्विरूपता क्या कहते हैं, लैंगिक द्विरूपता। लैंगिक द्विरूपता क्या होता है कि देखिए दो स्टेज होते हैं। मानव क्या होता है, दो स्टेज होते हैं, एक प्राथमिक लैंगिक अंग, एक द्वितीय या सहायक। तो जब सेकंड सेक्सुअल स्टेज यानी प्राइमरी सेक्सुअल स्टेज और सेकंड सेक्सुअल स्टेज, जब मानव में सेकंड सेक्सुअल स्टेज स्टार्ट होता है, सेकंड सेक्सुअल स्टेज, ठीक, तो सेकंड सेक्सुअल स्टेज में क्या होता है कि जब चाहे नर हो या मादा में एक उम्र के बाद यानी हम कह सकते हैं कि मादा में 10 से 14 वर्ष के बीच और नर में 13 से 15 वर्ष के बीच इनमें परिवर्तन होता है, लैंगिक परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन है, लैंगिक परिवर्तन होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। यानी इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, सेकेंड सेक्सुअल स्टेज भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि स्त्रियों में अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि स्त्रियों में स्तन विकसित होते हैं, नितंब फूले हो जाते हैं, नितंब क्या होते हैं, फूल जाते हैं, दाढ़ी मूंछ का इसमें अभाव हो जाता है और कंठ जो होता है, ये जो कंठ होता है इनमें कम उन्नत होती है, मतलब कंठ छोटे छोटे होते हैं और इनकी आवाज़ जो होती है पतली हो जाती है। इनकी आवाज़ क्या होती है, महीन होती है, पतली होती है। अगर हम इसके विपरीत अगर हम नर की बात करते हैं तो जब सेकेंड सेक्सुअल स्टेज स्टार्ट होता है नर में तो उसमें दाढ़ी मूंछ आने लगते हैं, दाढ़ी मूंछ का विकास होता है। इसके बाद वक्ष क्या होते हैं, चौड़े हो जाते हैं और वक्ष स्थल चौड़े हो जाते हैं और आवाज़ क्या होता है, भारी हो जाते हैं। और क्या होता है, आवाज़ भारी हो जाते हैं। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस एज में जाके माहवारी यानी कि मासिक चक्र स्टार्ट होता है। मासिक चक्र किसमें, स्त्रियों में, पुरुषों में नहीं, स्त्रियों में मासिक चक्र होता है। यानी मेंस्ट्रुएशन पीरियड या मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी कि पीरियड का स्टार्टिंग होता है। इस स्टेज में क्या होता है, तो ये हम कह सकते हैं जब ये स्टार्ट होता है सेकंड सेक्सुअल स्टेज तो मादाओं में क्या होता है कि मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है। मासिक चक्र के प्रारंभ के दौरान बहुत से ऐसे हार्मोन स्रावित होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं प्रजनन अंग की बात करते हैं या प्रजनन तंत्र की बात करते हैं, तो अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है कि मनुष्य में नर व मादा में अलग अलग प्रकार के लैंगिक प्रजनन तंत्र पाए जाते हैं। ये चीज़ तो हमने पीछे बताया अभी। तथा ये दो प्रकार के होते हैं। ये जो होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है दो प्रकार का होता है। एक प्राथमिक लैंगिक अंग, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, प्राथमिक लैंगिक अंग, या हम कह सकते हैं इसको प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक। और दूसरा जो होता है सेकेंडरी यानी कि द्वितीय, या हम कह सकते हैं सहायक या द्वितीय लैंगिक अंग, ठीक। इसे हम क्या कह सकते हैं, एसेसरी और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक। एसेसरी आर अथवा सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो दो प्रकार के प्रजनन तंत्र होते हैं, प्राथमिक और द्वितीय।
तो अगर हम बात करते हैं, अगर प्राथमिक की बात करें, हम ऊपर चले थोड़ा सा, प्राथमिक लैंगिक अंग, ठीक, यहाँ पे हमारा टॉपिक है प्राथमिक लैंगिक अंग। इसे हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन। तो वे जनन अंग, क्या बात करते हैं हम, वे जनन अंग जो युग्मकों को उत्पन्न करते हैं, वे जनन अंग जो युग्मकों यानी गैमेट्स को उत्पन्न करते हैं, क्या करते हैं, उत्पन्न करते, उसे हम जनन करते हैं, ठीक। वे जनन अंग, कौन सा, जनन अंग जो युग्मकों को उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें जनन कहते हैं, यानी कि गोनैड्स कहते हैं, गोनैड्स यानी कि जनन कहते हैं। तो नर में जो होता है, नर क्या क्या होता है, सबसे पहले हम वृषण की बात करते हैं। नर में क्या होता है, वृषण होता है, यानी कि टेस्टिस होता है, ठीक। इसके बाद क्या होता है, तो टेस्टिस द्वारा क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक। और मादा में क्या होता है, मादा में ओवरी होता है, यानी कि अंडाशय होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओवरी। ओवरी से क्या बनता है, ओवम बनता है, यानी कि अंडाणु, क्या बनता है, अंडाणु बनता है, ठीक। तो अब इसे इन दोनों हम क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं भाई, गैमेट्स कहते हैं ना, और गैमेट कहते हैं। तो जननों की क्रियाविधि का नियंत्रण, तो इसकी क्रियाविधि यानी कि जननों का जो क्रियाविधि का नियंत्रण कौन करता है, पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है। ये जो टेस्टिस और वृषण द्वारा या अंडाशय द्वारा जो अंडाणु का बनना होता है, तो इसकी कुछ क्रियाविधि क्या आता है, पीयूष ग्रंथि होती है, यानी पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक, या हम इसे मास्टर ग्रंथ भी कहते हैं। तो इनके द्वारा जो होता है कि कुछ हार्मोन स्रावित होता है, क्या स्रावित होता है, ग्रंथि द्वारा क्या होता है, हार्मोन स्रावित होता है। और कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, एक होता है LH और दूसरा हार्मोन होता है SFH हार्मोन, यानी कि LH को हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। LH कौन सा हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। और जो SFH है, इसे हम कहते हैं, सॉरी उल्टा लिख देगा, यहाँ पे यस नहीं होता है, FSH यानी फोलिक स्टिमुलेट्स हार्मोन, फोलिक स्टिमुलाइजिंग हार्मोन, यानी स्टिमुलेट मतलब उसको सक्रिय करने वाला। एक तरह से हम क्या करते हैं, हम ऐसे हार्मोन जो किसी को सक्रिय करे, स्टिमुलेट करे उसे, तो हम क्या करते हैं, उसे उद्दीपित कहते हैं, यानी स्टिमुलेटिंग मतलब उद्दीपन करना, उद्दीपित करना। तो फोलिक स्टिमुलेट हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। तो नर वृषण से, अब देखिए जो नर में वृषण से जो होता है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है। और मादा से यानी अंडाशय से जो होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक। अब जो मादा अंडाशय से होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। तो अब क्या होता है, द्वितीयक एवं वह लक्षणों की सहायक में जो होता है, मादा ग्रंथियों के मासिक चक्र का विकास और नियंत्रण होता है। अब एस्ट्रोजन जो होता है, इसमें जो होता है मासिक चक्र का विकास और नियंत्रण होता है, किसके द्वारा, एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा। अब क्या होता है कि अब एस्ट्रोजन प्रक्रिया होती है, तो जैसे वाली कि अब हमने बताया कि जब गर्भ
रुक गया, मतलब स्टॉप हो गया, मतलब शिशु का विकास होने लगा, ब्लास्टोसिस्ट बनने लगा, तो उसमें क्या होता है, हमने बताया कि एक हार्मोन होता है एक ऑर्गन होता है कार्पस लूटियम। कार्पस लूटियम क्या होता है, फटने से मुक्त प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन युग्मक को रोपण एवं अपरा का नियंत्रण यानी अपरा का निर्माण करता है। अपरा क्या होता है, अपरा जो होता है भ्रूण और मदर से जोड़ने का कार्य करता है, जिसके माध्यम से बच्चे को पोषक तत्व वाले पदार्थ मिलते हैं। इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल से बताएंगे आगे। तो अपरा का विकास करता है तथा बच्चे के जन्म के समय क्या होता है, यह क्या करता है कि रिलैक्सिन हार्मोन शामिल करता है। कौन सा हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक, रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है कि यह प्रसव के दौरान, किसके दौरान, प्रसव के दौरान एक तरह से सुगमता बना, मतलब जन्म को, शिशु के जन्म को सुगम बनाता है। प्रसव के दौरान यानी शिशु के जन्म को क्या करता है, यह सुगम बनाता है। इसे हम क्या कहते हैं, कौन सा होता है, रिलैक्सिन हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है, रिलैक्सिन हार्मोन होता है। अब हम बात करते हैं, ये तो प्राथमिक हो गया, प्राथमिक लैंगिक अंगों की बात हो गई। अब हम बात करते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग की बात करते हैं। द्वितीयक लैंगिक अंग, तो इसे हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन। ठीक, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। अब जो होता है सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में यार देखिए, इसमें अब जो एसेसरी या सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन स्टार्ट होता है, तो इसमें जो सहायक अंग होते हैं, अब जैसे नर सहायक अंग क्या है, नर सहायक अंग। ठीक, या हम कह सकते हैं कौन कौन से अंग होते हैं, इसमें होता है शुक्रवाहिनी होता है, यानी इसे हम क्या कहते हैं, वास डिफरेंस कहते हैं, वास डिफरेंस कहते हैं। ठीक, शुक्रवाहिनी हो गया, इसके बाद शुक्राशय हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, सेमिनल वेसाइकिल, सेमिनल वेसाइकिल। ठीक, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय। अब इसके बाद प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, ये सब सहायक अंग है। कौन सा अंग है, सहायक अंग है, जो रिप्रोडक्टिव क्रिया में भाग लेते हैं। इसे हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक, और इसके बाद एक और है जिसे हम कह सकते हैं शीश, यानी कि पेनिस। ये द्वितीयक लैंगिक अंग है, शीश में यानी पेनिस। अब हम बात करते हैं मादा सहायक अंग। तो मादा सहायक अंग में एक चीज और होता है, इसमें कॉपर ग्रंथि भी होती है, इसमें कॉपर ग्रंथि होती है। इसके बारे में, इस सब के बारे में हम पूरे डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा आगे, पहले हम थोड़ा सा। इसके बाद मादा सहायक अंग में क्या होता है, मादा सहायक अंग में आपका अंडवाहिनी, जिसे हम क्या कहते हैं, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी। इसके बाद गर्भाशय होता है, गर्भाशय यानी हम यूट्रस। गर्भाशय के बाद क्या होता है, यौन होता है, यानी कि वेजाइना।
बाद क्या होता है? भग, क्लिटोरिस, संख्या कहते हैं क्लिटोरिस, भग। ठीक, तो ये हो गए मादा सहायक अंग जो रिप्रोडक्शन क्रिया में भाग लेते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ये भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो ये सब क्या होते हैं? सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, द्वितीयक लैंगिक अंग के लक्षण है, अंग है। अब ये इसके बारे में हम अगले टॉपिक में आपको बताएंगे। एक चीज़ और आपको बता दें हम यहाँ पर, इसके बाद थोड़ा सा यौनवा आरंभ क्या होता है, प्यूबर्टी, क्या बात करें हम? यौनवा आरंभ। इसे हम कहते हैं पुबर्टी, भाई पुबर्टी कहते हैं ना। क्या होता है भाई यौनवा आरंभ? तो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, यानी कि हम लिख सकते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास एवं प्रकटन ही और यौनवा आरंभ कहलाता है। यानी हम कह रहे हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास एवं प्रकटन, क्या प्रकटन ही क्या कहलाता है? यौनवा आरंभ कहलाता है। यानी क्या कहलाता है? प्यूबर्टी कहलाता है। इस दौरान क्या होता है कि लड़कों और लड़कियों में काफ़ी परिवर्तन होते हैं। जब यौनवा आरंभ प्रारंभ होता है तो इस दौरान क्या होता है? यौनवा आरंभ कहते हैं। तो इस दौरान क्या होता है? जब यौनवा आरंभ प्रारंभ होता है तो लड़कों और लड़कियों में क्या होता है? परिवर्तन। हमने कहा कि लड़कों में क्या होता है कि उसमें दाढ़ी मूंछ आते हैं, वक्ष चौड़े हो जाते हैं, और क्या होता है? भारी आवाज़ भारी रहता है। लेकिन स्त्रियों में क्या होता है? स्तन बड़े हो जाते हैं, ठीक है, स्तन का विकास होता है, और नितंब में क्या होते हैं? फूल जाते हैं, तथा दाढ़ी मूंछ का अभाव होता है, और उनकी आवाज़, और ये जो कंठ होता है अंदर छोटे होते हैं, कम विकसित होते हैं, और उनकी आवाज़ होती है बहुत पतली होती है। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक है मानव जनन से संबंधित जो भी टॉपिक रहा आज का हमारा। अब हम आगे इसके बारे में सेकंड सेक्सुअल स्टेज यानी कि जो है द्वितीयक लैंगिक लक्षण, इसके बारे में, विकास के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम नर जनन अंग और मादा जनन अंग के डिटेल के बारे में डिटेल से हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।